Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economics lecture. Currently we are in chapter number 9, New Industrial Policy 1991. Today we will start with globalization part. Already we have covered the two aspects which are liberalization and privatization. So on page number 60 in your textbook, we will start with part C, that is globalization. ग्लोबलाइजेशन को शो करने के लिए देखिए पर्टिकुलर पिक्चर किसी आर्ट से कम नहीं है, बिकॉज ये जो अम्ब्रेला है ये अम्ब्रेला वर्ल्ड मैप शो कर रहा है, एक टाइप से पूरा वर्ल्ड दिखा रहा है एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर अंडर अ सिंगल रूफ। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, दो वी आर सेपरेट नेशंस, वी आर फ्री टू ट्रेड विथ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के साथ हम ट्रेड करने के लिए फ्री हैं, हम कहीं पर भी जाकर के ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी हमारे यहाँ पर आकर के ट्रेड कर सकता है और इसी फ्रीडम को बोला गया ग्लोबलाइजेशन। क्या बोला गया? ग्लोबलाइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग पार्ट। ग्लोबलाइजेशन has been the ultimate aim of the new economic policy। हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसका अल्टीमेट एम क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। To be more specific, liberalization and privatization finally lead to globalization of the economy। जब भी आप अपने इकोनॉमी में ओपन डोर पॉलिसी यूज करते हो, ओपन इकोनॉमी पॉलिसी यूज करते हो, so you start with liberalization, privatization and you end up with globalization। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये स्टार्टिंग स्टेप है टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। सो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब? इट मींस द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, हमें ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट करनी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल इकोनॉमी? अ ग्लोबल इकोनॉमिक इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी having a free flow of goods and services, capital, labor and technology across the नेशनल बॉर्डर्स। देखो, जब ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डरलेस इकोनॉमी। अच्छा, बॉर्डरलेस इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है कि ये कंट्री का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, नेशनल बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? एक्चुअली इट मींस कि आप जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं आपको बहुत सारा टैरिफ पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ड्यूटीज पे करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन का जो मेन एम है वो इस टैरिफ से, इस टैक्स से, इस कस्टम ड्यूटी से निजात दिलाना चाहता है, छुटकारा दिलाना चाहता है, इसको नलीफाई करना चाहता है। तो इसका एक ही मतलब है कि हम जब किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने जाएं तो उस कंट्री में मुझे टैक्स लगना नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। और सेम वे दूसरी कंट्री हमारे यहां पर आए तो हम भी उसको ऐसे ही ट्रीट करें। बट इन रियलिटी क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, टैक्स तो भरना पड़ता है। बट इन सम ऑफ द केसेस आप चेक करें, जब से हमने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया है तब से जो टैक्स रेट है, टैरिफ रेट है, वो बहुत कम हुए हैं। जहां पर हम 300% या 200% तक टैक्स चार्ज करते थे वो अब रिड्यूस होकर 20-30% तक आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जहां पर आप हाई अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज करते थे फॉर योर इंपोर्ट, नाउ इतना अमाउंट आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत का मतलब क्या है? आप जब सामने वाले को कम टैक्स चार्ज करोगे तो सामने वाला भी जब आपसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा तो आपको कम टैक्स चार्ज करेगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, इट इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। तो फ्री ट्रेड की पॉलिसी हम लोग यूज कर रहे हैं। कौन सी पॉलिसी? फ्री ट्रेड की। और यही हमारा मेन एम है कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के पास से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए टैक्स नहीं वसूल करेगी। In other words, globalization means integrating the economy of a country with the world economy। हमारी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, मिला देना। It removes all barriers in free trade and investment। आप जो भी ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, इसमें कोई भी बैरियर नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी।
ना मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू, ना क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। जो ऑब्स्टेकल होते हैं, जो रुकावटें होती है, जो बैरियर्स होते हैं, वो टू टाइप्स में होते हैं। एक मॉनिटरी होती है जहां पर हम लोग टैक्स टैरिफ वसूल करते हैं, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं कोटा। क्या बोलते हैं? कोटा। तो ये दोनों बैरियर को निकाल करके एक फ्री ट्रेड इकोनॉमी में बिलीव करना, ग्लोबल इकोनॉमी से हमारी कंट्री को इकोनॉमी को क्या कर देना? मर्ज कर देना। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? कोई भी आके यहाँ पर सेल कर सकता है, तो उससे फायदा क्या होगा? हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको ह्यूज कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, है कि नहीं। आज उसका कंपटीशन लोकल मार्केट से था, नेशनल मार्केट से था। आज के बाद जब भी ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा तो ग्लोबल मार्केट से कंपटीशन होगा। हम यहाँ घर बैठे बैठे चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, अमेरिका से गुड्स परचेस कर सकते हैं। तो इसका कंपैरिजन इंडियन प्रोडक्ट के साथ होगा, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के साथ में होगा, तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है, क्या मेजर्स लिए गए ग्लोबलाइजेशन के लिए, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन जरूरी क्यों हो गया? हमने पहले ही बात की कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम किसी भी कंट्री को हमारे यहाँ पर आकर के ट्रेड करने को नहीं दे रहे थे, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट किया था। तो हमने ऑब्स्टेकल क्रिएट किया तो जैसे को तैसा हम भी कहीं जाएंगे गुड्स सेल करने, तो वो भी हमसे टैक्स वसूल करेंगे। तो ना हम उनको ट्रेड करने दे रहे हैं, ना वो हमें ट्रेड करने दे रहे हैं। ऐसे केस में ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हम उनके टैरिफ रेट धीरे धीरे कम करेंगे, वो हमारे टैरिफ रेट धीरे धीरे कम करेंगे, तो हमारे बीच में ट्रेड इजीली होगा, फ्री फ्लो होगा, स्मूथली होगा। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब कोटा। आपको एक निर्धारित, एक स्टिपुलेटेड क्वांटिटी दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता हूं। क्या करता हूं? लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता हूं। अब जो मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता हूं ना, उसमें जो प्रोसेसर होता है, उसमें जो प्रोसेसर होता है, वो पर्टिकुलर प्रोसेसर मैं जापान से डिमांड करता हूं, जापान से लेकर के आता हूं, इंपोर्ट करता हूं। क्या करता हूं? इंपोर्ट। अब मेरी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 20,000 से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्या? प्रोसेसर। अब जितने प्रोसेसर रहेंगे उतने लैपटॉप बनेंगे। अब यहां पर मेरा डिमांड कितना है? 50,000 का। लेकिन मेरी गवर्नमेंट बोलती है कि आप 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये कैसी रेस्ट्रिक्शन है? ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है। कैसी रेस्ट्रिक्शन है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं कोटा। क्या बोलते हैं? कोटा। ठीक है ना। तो यहां पर वही दिया है, ऑल द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, all the quantitative restrictions have been removed on import and export। तो import और export तो सारे ऐसे जो कोटा सिस्टम है ना, निकाल दो। ठीक है। फर्दर टैरिफ रेट्स हैव बीन ब्रॉट डाउन कंसिडरेबली। मतलब यहां पर जो टैक्स पे करते हैं, टैरिफ पे करते हैं, उसको भी बहुत हद तक कम कर दिया जाए। द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैव बीन रिड्यूस्ड। जो इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होता है इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर, उसको बहुत ही कम कर दिया जाए। ठीक है ना। तो पहला यहां पर मेजर यही लिया गया, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे उसको रिमूव किया गया। नंबर 2, एंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। एंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, हम चाहते थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हमारी कंट्री में, बाहर से लोग इन्वेस्ट करें, तो हम एंकरेज करने के लिए कुछ हद तक उन्हें लुभाने के लिए ऐसी कुछ स्कीम लेकर के आते थे जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। गवर्नमेंट हैज ओपन द इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एज अ रिजल्ट फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेरियस सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही ओपन इकोनॉमी डिक्लेयर की, बहुत सारे लोग थे जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे, बिकॉज इंडिया हैव ट्रेमेंडस पॉपुलेशन, ट्रेमेंडस डिमांड। और इतना सारा डिमांड एट अ टाइम एक जगह से मिलेगा तो कोई क्यों ना इन्वेस्ट करना चाहे, है कि नहीं।
तो लोग बैठे ही थे कि कब इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो और हम यहाँ पर पैसा लगाना चालू करें। तो हमने भी अपने दरवाजे खोल दिए कि आओ मेक इन इंडिया करते हैं, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी हैव बिकेम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी क्या बन गई, ग्लोबल इकोनॉमी बन गई। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इसमें हमारा जो रुपी है उसका वैल्यू कभी भी क्या हो सकता है, इन्फ्लेट हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन की बात चल रही है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी हैज बीन मेड फ्लेक्सिबल। जो एक्सचेंज रेट है कई बार उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। कौन कंट्रोल करती थी, गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको फ्लेक्सिबल कर दिया, मतलब इट विल टोटली डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। रुपी इज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल टू ऑल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जितने भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे ना, उसके लिए हमारा जो रुपी है उसको फुल्ली कन्वर्टेबल करने के लिए अलाउ कर दिया गया कि जब भी आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़े, जब भी आपको अपने रुपी को डॉलर में या कोई फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आप उसे कर सकते हैं, ऐसा अलाउ कर दिया गया, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे एक्सचेंज बढ़ेगा, ठीक है। नंबर 4, फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन, दूसरे कंट्री के साथ में कोलैबोरेट करने का। इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू एंटर इनटू इंपॉर्टेंट फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, हीरो, होंडा, टाटा कोरस, डील ऑफ आयरन एंड स्टील इन साउथ अफ्रीका। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो एक कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री की कंपनी के साथ मिलकर कर रही थी, जहां पर एग्जांपल दिया गया मारुति सुजुकी, हीरो का होंडा के साथ में, टाटा का कोरस के साथ में, ऐसे बहुत सारे आयरन और स्टील की जो कंपनीज है वो साउथ अफ्रीका में चल रहे। तो इसमें फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ, क्या हुआ, फॉरेन कोलैबोरेशन। नंबर 5, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। कैसी पॉलिसी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अब होता क्या है, जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितनी भी अदर गवर्नमेंट है, कभी कभी उनके माइंड में फियर रहता है कि ये जो इंडिया है अगर ज्यादा वॉलेटाइल होगा, इसके पॉलिसीज बार बार चेंज होते रहेंगे, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। आज तो इसने ओपन इकोनॉमी कर दी, कल को फिर से 5 साल के बाद बोलेगा क्लोज इकोनॉमी है, तो हम तो लॉस में जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या चालू किया, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी टू इंश्योर लॉन्गर ड्यूरेशन इन फॉरेन ट्रेड। चेंजेस वेर मेड इन दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए। फॉर एग्जांपल लिबरलाइज्ड पॉलिसी, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको निकाले गए। एंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन जितना था उसको क्या किया, एंकरेज किया, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनी के साथ में कोलैबोरेट होकर बिजनेस करने को हमने बढ़ावा दिया। नंबर 6, एंकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को भी क्या किया, एंकरेजमेंट किया कि जो एक्सपोर्ट करेगा उसको हम सामने से इंसेंटिव देंगे, जो एक्सपोर्ट करेगा उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रोडक्ट बनाइए, आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, आप कम से कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में सेल कीजिए, और जितना सेल करेंगे उतना हम सामने से आपको इंसेंटिव भी देंगे, मतलब कमीशन देंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे लालच दे करके, बेनिफिट दे करके हमने अपने एक्सपोर्ट को एंकरेज किया थ्रू एक्सिम पॉलिसी। एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। वेरियस इंसेंटिव्स आर गिवन टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दिए जाने लगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर क्रिएटेड टू एंकरेज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को एंकरेज करने के लिए SEZ बनाए जाने लगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या फायदा होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो उसके ऊपर जो डोमेस्टिक टैक्स होता है वो लगता नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फैन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, क्या मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, फैन। अभी उषा कंपनी का फैन है, तो वो फैन मैं 800 रुपीज में बनाता हूँ, उसके ऊपर सपोज जो टैक्स है वो 100 रुपीज लगता है, तो उसका कॉस्ट कितना हो गया, 900। और जो शॉपकीपर है वो उसके ऊपर 300 रुपए कमाता है प्रॉफिट, है ना। तो वो मार्केट में MRP कितने में बेचेगा, MRP कितना हो गया, 1200। तो उषा का फैन आपको 1200 में मार्केट में मिलेगा। आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, जाके मांगने मत लगना, जो MRP होगा उसमें मिलेगा। अच्छा,
लेकिन अगर यही फैन के लिए मैंने क्या बना दिया, एक SEZ बना दिया, मतलब एक ऐसा एरिया घोषित कर दिया कि वहां पर आप बनाओ, और आप क्यों बना रहे हो, आप इसको एक्सपोर्ट करने के लिए बना रहे हो। किसके लिए बना रहे हो, एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 800 का फैन है ना, आप SEZ में उसको जब मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके जो भी रॉ मटेरियल वगैरह रहेंगे उसके ऊपर भी आपने टैक्स नहीं दिया होगा। तो जो 800 का फैन है वो और कम होके 700 रुपीज में आप बना पाओगे। कितने में बना पाओगे, 700 में। और आप अपना प्रॉफिट अगर मार्जिन ऐड करना चाहते हो 100 रुपीज, तो 800 का करके आप उसको डायरेक्टली फॉरेन कंट्री में सेल कर सकते हो। कहां सेल कर सकते हो, फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना। अब फॉरेन कंट्री वाले देखेंगे कि भाई ये जो प्राइस 1200 का इंडिया में मिलता है, हमको 800 रुपीज में मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पे परचेस करके उसको कम रेट पे सेल कर सकते हैं। तो SEZ का यही फायदा है। आपने यहाँ पर देखा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम सिप्स बोलते हैं, है ना। कुछ लोग ने ट्रैवल किया होगा टूवर्ड्स पवई से, जब हम आगे जाते हैं तो सिप्स करके एक एरिया आता है। तो सिप्स का जो एरिया आप देखेंगे पूरी तरीके से उसको बाउंड्री किया गया है, कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, इसके लिए वो बहुत सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू मार्केट प्रोडक्ट। कळलं का सगळ्यांना? कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, इवेल्युएशन ऑफ द इकोनॉमी पॉलिसी 1991। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपके एकेडमिक ईयर के लिए ये ऑप्शन में रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन में इसके लिए रखा गया है क्योंकि आपका ये रिड्यूस्ड सिलेबस का पार्ट आ जाता है, तो इसे हम नहीं करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो भी चलेगा, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। मेजर अचीवमेंट, अच्छा ग्लोबलाइजेशन की वजह से फायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ। सबसे पहले रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर बहुत बूम हो गया इंडिया के अंदर, जबरदस्त उसको ट्रेमेंडस ग्रोथ मिला, और जिसकी वजह से इंडिया का जीडीपी भी क्या हो गया, बढ़ गया। इंडियन में जो इंजीनियर्स है उसके डिमांड फॉरेन मार्केट्स में बढ़ गए, क्योंकि हम बहुत अच्छे लेवल के, अच्छी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स बनाने लगे, ठीक है। नंबर 2, इंप्रूवमेंट इन दी फाइनेंशियल फैसिलिटीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तो हमारा जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज था वो क्या हो गया, बेटर हो गया। ई बैंकिंग फैसिलिटी बेटर हो गया, टेक्नोलॉजीज भी इंपोर्ट हो गए, तो बहुत जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी हमें यूज करने को मिल गई। नंबर 3, इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशनल स्टैंडर्ड। उनकी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आएंगे, हमारी कंट्री के लोग उनकी कंट्री में जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं जिनको जॉब दिया जाएगा वो स्किल भी तो डेवलप होना चाहिए। तो इसके लिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड में भी क्या आया, इंप्रूवमेंट आया, ठीक है। नंबर 4, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कट थ्रोट कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन के अंदर हम बेटर से बेटर प्रोडक्ट कम से कम कॉस्ट में बना करके बेच सकें, ऐसा हम सोच करके हमने अपने एक्सपोर्ट को क्या किया, बढ़ाया। और इसकी वजह से जो मशीनरी है, केमिकल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, हम कांस्टेंट वे में उसको क्या करते गए, सेल करते गए, क्योंकि इंडिया में ऐसे भी लेबर अबंडेंट है, और अबंडेंट लेबर को कम पे करना पड़ता है, तो हम लोग कम रेट पर गुड क्वालिटी फॉरेन मार्केट में बेच पाते हैं। नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। So earlier Indian farmers were growing only staple foods and cash crop। पहले सब कैश क्रॉप या स्टेपल फूड ही क्या किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था। बट आज की तारीख में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अलग अलग डिमांड आता है, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग करना पड़ता है यहाँ पर। और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है, नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, ये सब का हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे उसको सेल करते हैं। दे आर डेवलपिंग हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर प्रोड्यूस करके सेल करते हैं। आज इंडिया ग्लोबल मार्केट बन गया है, हम पूरे वर्ल्ड को गुड सप्लाई करते हैं। उसमें देखो हॉर्टिकल्चर से, फ्लोरिकल्चर से फ्लावर चाहिए तो हम इंडिया से फ्लावर सप्लाई करते हैं, मेडिसिनल प्लांट सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। नंबर 6, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का प्रॉब्लम था, बहुत जगह जॉब का प्रॉब्लम था, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है। सो लिबरल इंपोर्ट, वी कैन ओवरकम स्कैरसिटी ऑफ गुड्स। गुड्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि कभी भी आप इंपोर्ट करा सकते हो, रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रॉपर टाइम पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी क्या होगा,
कम होगा। कट थ्रोट कंपटीशन होगा तो सब लोग अपने प्राइस में कुछ ना कुछ रिडक्शन करेंगे, बेटर प्राइस देने की कोशिश करेंगे। तो चलो ये तो फायदे हो गए, लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन से कुछ डिसएडवांटेज हुआ, कुछ डीमेरिट्स हैं उसके, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आई। तो पहला यहाँ पर लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। अ कंट्री अंडर ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे, हमको हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है अदर गुड्स के लिए। जिस प्रोडक्ट में हम अच्छे हैं वो हम अबंडेंट प्रोड्यूस करेंगे और सप्लाई करेंगे, लेकिन जो चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं हम दूसरों से परचेस करते हैं, ठीक है ना। ऐसे केस में क्या होता है, तो फूड प्रोडक्शन वगैरह जो है ये क्या होता है, फोर्सली यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। सो food production because it is forced to produce only those goods which are demanded at global level। हम वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जहां जिसका डिमांड ग्लोबल लेवल पे मिलता है, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिटेबल है वही गुड्स का प्रोडक्शन होगा, और बाकी जो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, वैरायटीज जो होनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। तो ये एक डीमेरिट है कि जिसका ग्लोबली डिमांड ज्यादा रहेगा वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, तो बाकी प्रोडक्ट के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है ना, कई बार ग्लोबल कंपटीशन के सामने वो टिक पाता नहीं है। जो टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रीज में है वो हमारे पास नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जो छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे वो भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ग्लोबल कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते। इफेक्ट्स पुअर फार्मर। जो पुअर फार्मर है उनको क्या कर रहा है, इफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन। द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर बीइंग एंजॉयड बाय द रिच फार्मर। जो रिच फार्मर है उनको बेनिफिट मिलता है। दे आर ग्रोइंग एक्सपोर्टेबल क्रॉप। वो कैसे क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, जिनको एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन जो पुअर फार्मर है उनके पास ऐसा ना क्वालिटी ऑफ सीड है, ना ऐसी टेक्नोलॉजी है, ना प्रॉपर फैसिलिटी है जिसकी वजह से अच्छा क्रॉप वो डेवलप कर पाए, तो इनके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है। तो पुअर फार्मर्स विल बिकम मोर पुअर। अनहेल्दी कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन में कभी कभी मार्केट ब्रेक करने के लिए अनहेल्दी कंपटीशन का इनिशिएटिव हो जाता है। वहां पर आप समझ सकते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, जो क्या करते हैं, कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखो अभी बीच में सफोला का हनी आया था मार्केट में, ठीक है ना। किसका हनी आया, सफोला का हनी आया, और सफोला का हनी जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुआ उसके कुछ 15-20 दिन, एक महीने बाद ही जो जर्मनी की टीम है उसने बताया कि इंडिया के जो इंडियन ब्रांड वाले हनी होते हैं उसमें मिलावट होता है, वो प्योर हनी नहीं है, जिसके अंदर डाबर का नाम आ गया, हिमालय कंपनी का नाम आ गया, देन पतंजलि का नाम आ गया। तो इससे क्या हो जाता है, इसको प्रूव कर पाना फिर मुश्किल है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी क्वालिटी 100% करेक्ट है, बट फॉरेन लैब में जाकर के कुछ नई टेस्टिंग की गई तो उसमें बोलते हैं कि कुछ गड़बड़ पाया गया है। ऐसे केस में फिर क्या होगा, जो इंडियन कंपनी के ब्रांड है उनका नाम खराब होगा और लोग सफोला का परचेस करना स्टार्ट कर देंगे। गेटिंग दिस पॉइंट। तो कुछ ऐसे बिजनेस टैक्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपका डोमेस्टिक मार्केट हैम्पर करता है, जो सही चीज को भी खराब दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक अनहेल्दी कंपटीशन डेवलप हो जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके पास पैसा बहुत होता है, ठीक है। निग्लेक्ट्स वेलफेयर एस्पेक्ट। यहां पर सिर्फ प्रॉफिट के पीछे सब भागते हैं, वेलफेयर फिर कोई देखता नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्विसेज लाइक हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन हैज लीड टू exorbitant charges and fees for maximization of profit। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो बहुत ज्यादा चार्जेस कलेक्ट करने लगे ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन एंड हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन के ऊपर। हेंस वेलफेयर एस्पेक्ट हैज टेकन अ बैक सीट। आजकल वेलफेयर के बारे में फिर कोई सोच रहा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज वाला पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर इवेल्युएट भी कर लिया कि इकोनॉमिक पॉलिसी को रिन्यू करने में, रिवाइव करने में,
न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करने में क्या बेनिफिट हुआ और क्या लॉस का सामना करना पड़ा। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद दिस होल चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।